आज मैं कांग्रेस के लिए कभी कभी हंसी में कहता हूं कि खुद चिराग बन के जो वक्त के अंधेरे में, खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरे में, मांगी हुई रोशनी से कभी उजाले नहीं होते। आज वो राष्ट्रीय पार्टी आज छोटे छोटे दलों पर, छोटी छोटी नीतियों पर, आज तमाम विघटनकारी मंतव्यों पर अपनी नीतियों को उद्घाटित करती है। मैं तो आदरणीय खड़गे जी चले गए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और आदरणीय सोनिया जी का उद्बोधन आज हम लोगों ने सुना है। मैं तो नहीं कहूंगा कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और कोटिसा बधाई देना चाहता हूं। आपका जो प्रदर्शन लगातार है, आपने कम से कम दिल्ली की विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर अपनी जमानत बचाई है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप जो है आप कहते रह गए, आप बदनाम करते रह गए, संविधान खतरे में है। आप बदनाम करते रह गए कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, और जनता ने आपकी जो बदनीयती थी उसको पहचाना। हरियाणा आया, महाराष्ट्र आया, दिल्ली आया, और आगे की तैयारी प्रारंभ है। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे मित्र हैं उनसे मैं कहूंगा कि आपकी समस्या के 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि बिना सोचे कार्य करना, जो मन में आया कर डाला, और दूसरा है बिना कार्य किए सोचते रहना। आपने जो किया नहीं उसके लिए भी आप सोचते रहते हो। आदरणीय चिदंबरम साहब ने अभी अपने उद्बोधन में कहा कि मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न देना चाहिए। आपने क्या दिया उनको? अगर 80 के दशक की बात की जाए, जब वो एक पद पर थे, संवैधानिक पद पे थे, वित्त मंत्री नहीं थे, योजना आयोग के संभवतः उपाध्यक्ष थे, उन्होंने यही जो बजट के बारे में वो कह रहे थे कि ग्रामीण में आपने क्या किया, ग्रामीण में ही तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे जो सीतारमण जी ने किया अभूतपूर्व है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय यही बात मनमोहन सिंह जी ने कही थी। आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने उस समय क्या कहा था मनमोहन सिंह जी का अपमान करते हुए कि ये जोकरों का समूह है। उस समय मनमोहन सिंह जी जोकरों का समूह दिखाई पड़े थे, जब उनका विधेयक को एक बड़े नेता कांग्रेस के फाड़ रहे थे और वो यूजलेस दिख रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कौन नेता तो आप जानते ही हैं जो जाड़े में भी गर्मी का एहसास करते हैं। मैं यही कह सकता हूं कि आज बदले हुए समय में जब सरकार काम कर रही है, तो सरकार के काम के समय आज उनको ये कहा जाता है कि आपने ये वादा पूरा नहीं किया, वो नहीं किया। अगर वादा नहीं पूरा किया तुम सत्ता में कैसे आए, कैसे हमने जीता? मैं तो कहूंगा कि हर वादा दिल से निभाते हैं हम, तभी तो जनता के मन में भाते हैं हम लगातार जीत रहे हैं, अब लगातार हार रहे हैं। और आज इसका अगर विश्लेषण किया जाए तो जहां हमने वित्तीय अनुशासन को बनाया है, वहीं जो FRBM है, जो बजट प्रबंधन अधिनियम है, उसके द्वारा जो निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए जो राजकोषीय घाटे को लगातार कम करने का जो संकल्प हमने लिया था, वो आज हमारी सरकार ने बखूबी इसको प्रस्तुत किया है। अगर आप बजट का अवलोकन करें, उसका विश्लेषण करें, तो अद्भुत चीज दिखाई पड़ती है कि जो वर्ष 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें हमारा राजकोषीय घाटा था 4%। जो वर्ष 2025 का था हमारा फाइनेंशियल ईयर, जो रिवाइज एस्टिमेट हुआ, वो था 1.9%। और जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, बजट का जो एस्टिमेट है, वो आएगा 1.5%। यही एक अर्थ प्रबंधन की कुशलता का मापन यंत्र है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से जो हमारी ये व्यवस्थाएं, अगर यही रुझान जारी रहा तो 2030 में आज आपसे कहना चाहता हूं कि 2030 तक हमें राजस्व अधिशेष, जिसको आप बोलते हो रेवेन्यू सरप्लस की तरफ हम लोग तेजी के साथ बढ़ जाएंगे, बल्कि हम उसको प्राप्त करेंगे। आप कह सकते हो कि एक बार और प्राप्त किया गया 1981 में, लेकिन उसके बाद आपने क्यों नहीं प्राप्त किया? क्यों भारत को सोना बेचना पड़ा? क्यों भारत एक डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ता गया? आपकी नीतियों ने भारत को कमजोर बनाया और पराधीन बनाया, और वही कारण था कि आपने सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं आप अमेरिका से मंगाते थे, यहां पर राशन कार्ड लेके लोग लाइन लगाते थे, लाठी चार्ज होता था और बामुश्किल से वो थोड़ा सा राशन मिलता। आज यही आर्थिक नीतियों के कारण आज कुछ प्रदेशों में तो 10 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है, कहीं 5 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है। यही अर्थ प्रबंधन का एक सारांश है जिसको समझने की जरूरत थी।
और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वह माननीय जो हमारे वित्त मंत्री महोदय हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। हालांकि आदरणीय खड़गे साहब बड़े सम्मान से उनको कई बार, मैं तो ये नहीं मानता कि भूल से कहा उन्होंने माता जी कह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हो सकता है आदर मन में भाव रहा हो, लेकिन मां क्या है? मां तो वो है जो घर में सभी बच्चों का ख्याल रखती है, जो कमजोर है उसकी भी संपूर्ति करती है इच्छाओं की, जो सबल है उसको भी प्यार करती है, और पूरे परिवार का संचालन मां करती है। और आज अगर इस बजट को देखें तो आदरणीय वित्त मंत्री महोदया ने जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के लिए काम किया है, वहीं शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी किया है, तो वहीं पर बच्चों की शिक्षा के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए बजट का अवलोकन है। तो आईआईटी और आईआईएम के लिए भी यहाँ कुछ न कुछ प्रावधान इसमें दिए गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत का, जो लोग कहते हैं कि भारत में कि जो मूल अवस्था है, एक है उसकी प्रगति का जो जड़ है, वो प्रगति का जड़ निश्चित रूप में वहां का जो मध्यम वर्ग है वो है। और पिछली सरकारों ने क्यों नहीं मध्यम वर्ग के उस पर ध्यान दिया? आज इस बजट का जो मूल तत्व समाहित है, मैं समझता हूं उसने आज तक के, इसके पहले कभी भी किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा कि हम मध्यम श्रेणी को जितनी इनकम नहीं होती उससे ज्यादा, कभी कभी वो 30% तक का उनको अपनी आय में देना पड़ता था, उसके बारे में नहीं सोचा था। आज का जो बजट है उसने निश्चित रूप में 12,75,000 तक के वार्षिक आय वालों का शून्य ये आयकर कर दिया है। अभी तो आयकर का विधेयक आने वाला है, सरलीकरण भी होगा, तमाम चीजें भी होगी। और मैं कह सकता हूं कि ये जो कदम हैं सरकार के, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले हैं। आज निवेश बढ़ रहा है, मानवर आज आर्थिक विकास तेजी से बढ़ रहा है, और यही शायद अमृतकाल की और मजबूती के साथ हमको ले जाने वाला है। अभी कुछ दिन पहले अभी आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, और कुछ लोग इस पे भी व्यंग कर सकते हैं, लेकिन रेपो रेट कम होने का मतलब क्या है? लोन सस्ते हो जाएंगे, लोगों के हाथ में धन आएगा, जिससे वह या तो खर्च करेंगे या उसे बचाएंगे तो निवेश बढ़ेगा, खर्च करेंगे तो उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। सारा चेन एक साथ जो चल रहा है, मैं समझता हूं कि यही भारत का असली अर्थशास्त्र है, जिसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए था। आजादी के बाद में वो करने में कांग्रेस की सरकार असफल रही। मैं इस बारे में भी कहना चाहता हूं कि भारत में तमाम चीजें हमारे सामने आई। हमारा जो विकास दर है, अगर हम देखें तो 25-26 में 6.4 तक इसका वास्तविक विकास दर का अनुमान है। पूंजीगत व्यय को 8.2% तक की बढ़ाने का जो अनुमान है, वो भी मैं समझता हूं कि हमारे अर्थव्यवस्था का एक दो पहलू बनकर सामने आता है कि जो हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाएगा। मान्यवर, हर क्षेत्र में काम हुआ है। अभी आवास के बारे में टिप्पणी हो रही थी। आवास, प्रधानमंत्री जी ने तो महिलाओं के नाम पर आवास का आवंटन किया है। यहां पर अगर देखें तो जो हमारी आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, उसमें तमाम लोगों का घर परिवार सुखी हुआ है। अगर अपना मकान होगा तो एक महिला स्वस्थ वातावरण में रहेगी, स्वस्थ वातावरण में बच्चे का पालन होगा, और वो स्वस्थ मानसिकता अपने अन्य कार्यों के उन्नयन के लिए अपना योगदान दे सकती है। इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे जो माननीय मंत्री हैं आवास और शहरी मामलों पे, उन्होंने एक अच्छी पहल की है। और जो मोदी सरकार, जो तीसरी एनडीए की तीसरी बार बनी सरकार है, उसने सबके लिए घर का जो लक्ष्य रखा है, पूरे देश भर में 3 करोड़ और परिवारों को पक्का घर मिलने वाला है। और यही नहीं मान्यवर, इसके लिए योजना के लिए 5,36,000 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है। मोदी जी जो कहते हैं वही गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। लोग तो कहते हैं कुछ काम के लिए मोदी जी आपको दिल्ली के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, मोदी जी इसी जन्म में जो बड़ा सा बड़ा काम है वो करने की कुवत रखते हैं। इसलिए ये जो, मैं तो कभी कभी अभी वहां पर वो साथी मौजूद नहीं है, आपदा समाप्त हुई है, लेकिन आपदा से संलग्न मैं समझता हूं कि दिल्ली आज खुशहाली मना रहा है। कुछ लोग यहां पर हैं नहीं,
उनसे मैं यही कहूंगा कि जाड़े में, राजनीतिक व्यक्तियों को कहूंगा कि जाड़े में ठंड और व्यक्ति का घमंड, ये दोनों अकड़ पैदा करता है, और अकड़ को जनता राजनीति में बड़ी जल्दी ठीक करती है, और वही हुआ। अगले जन्म की जरूरत नहीं पड़ा, इसी जन्म में फैसला हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, इस बजट से घबराहट पैदा हुई है कुछ लोगों के मन और मस्तिष्क में, और वही के एक राज्य के मेरा मुझसे गलत निकल गया, भूतपूर्व मंत्री, हालांकि भूत भी गलत नहीं है मान्यवर, भूत का विशेषता है कि वो चक्कर काटता रहता है चारों तरफ। भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मान्यवर कहा था ये बात को कि जो बजट है वो गरीबों के लिए, मध्यम श्रेणी के लिए होना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्यम श्रेणी के लिए जिसने सोचा नहीं था वो हो गया। उन्होंने 10 लाख की आय सीमा कही थी, यहाँ 12 लाख हो गया। यहाँ रेपो रेट कम हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 8वां वेतन आयोग का गठन हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो गरीब और जो दलित महिलाएं थी उनके लिए किसी ने सोचा ही नहीं था। ST के लिए 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन की व्यवस्था हुई है। इसमें कौन सा वर्ग ऐसा है जो अछूता रहा? नहीं रहा कोई। लेकिन मान्यवर, ये जो अमृत काल की तरफ हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, ये शायद इसलिए भी संभव हुआ कि हमने जो रोटी कपड़ा और मकान, दीनदयाल जी तो कहते थे कि भूल गए रास रंग भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही नून तेल लकड़ी। अब नून तेल लकड़ी की जिम्मेदारी भी उनके अनुयायी, उनको मानने वाले, उनके जिसको कहना चाहिए एक शिष्यवत भाव रखने वाले प्रधानमंत्री जी सब कुछ पूरा कर रहे हैं। अब अगर जरूरत है तो दवा सरकार करेगी, बच्चे का विवाह है चिंता सरकार करेगी, शिक्षा है उसके मुफ्त शिक्षा हमारी सरकार करेगी, आज रोजगार है तो मुद्रा लोन की बड़ी भी राशि सरकार देगी। हर चीज की चिंता करने वाली ये चिंतनशील सरकार है मानवर। इसीलिए मैं कहता हूं, चिंता जो करे, चिंता करता है तो निश्चित रूप में वो पराभव का भाव लेता है। और जो चिंता करने वाले लोग थे वो आलोचना करते थे, कटाक्ष करते थे, व्यंग करते थे। इन सब के बीच में एक दूरदर्शी न केवल बजट आया, बल्कि बजट ने तो जो 2025 तक 40,000 और घर पूरे करने का जो संकल्प लिया है, 50,000 घर तो अभी उन्होंने एक योजना के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्कीम, उस योजना में 50,000 मकान दे दिए। 2025 तक हम 40,000 मकान और देने वाले हैं। क्या चाहिए आपको? मैं समझता हूं कि अगर मैं तो वैसे कोई कवि नहीं हूं, काव्य का रचनाकार नहीं, श्रोता हूं, श्रवण करता हूं, और श्रवण करता है मुझे कुछ बातें याद आती। एक छत तो हर सिर का अधिकार है, एक छत तो हर सिर का अधिकार है, भारत के घरों में पलता विकास का आधार है। दीवारें नहीं, ये हर बच्चे की मुस्कान है, हर घर में बसता भारत का सम्मान है। और ये जो भारत का सम्मान है, इस सम्मान के उन्नयन के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। और मान्यवर, मैं यही कह सकता हूं कि आज चारों तरफ जो हमारे गरीबों के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उसमें मैं यही कहूंगा कि जो अज्ञात को खोजने का साहस रखते हैं, वही विकास की नई दिशा भी गढ़ते हैं। आज तमाम जगह पर जो नहीं हो रहा था उसको भी खोज के सरकार ने पूरा किया है। अभी 3 दिन पहले तो मैं सुभाष चंद्र बोस जी के ड्राइवर कमरुद्दीन साहब का एक चित्र देख रहा था उस पे समाचार पत्रों में। कमरुद्दीन साहब सुभाष चंद्र बोस जी के ड्राइवर रहा करते थे, और वो एक बेदहाली के वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने खोजा, और न केवल खोजा, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का वो किया, और प्रधानमंत्री चरण छूते हुए कमरुद्दीन जी के दिखाई पड़े। यही भारत है जो वाल्मीकियों के कुंभ मेले में सफाई कर्मियों का पैर धोता हुआ जहां देश का प्रधानमंत्री दिखाई पड़े, यही भारत का प्रतीक है। और माननीय, यही जो विडंबना है विपक्ष के लिए, ये दर्दनाक बनती हुई जा रही है।
और वो तरह तरह की बातें, जहां पर जो भारत की जो प्रतीक है, भारत की जो सभ्यता है, जो भारत का एक जो सनातन है, उस पर कभी कभी आघात भी करते हैं और बाद में कभी कभी डुबकी भी लगाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो इतना निर्मल पानी था कुंभ में, यह अलग बात है। हमारे राष्ट्रपति जी ने भी दुख व्यक्त किया कि एक अप्रिय घटना घटी, नहीं घटनी चाहिए थी, सबको दुख हुआ। लेकिन जिस तरह व्यवस्था है आज कि एक जमाने में 4 करोड़ आ रहे थे, तो क्या कारण है कि 2025 में आज 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था भी अच्छी है और लोगों का जो जाति पाति अलग करो, काटो डांटो बांटो अलग करो, राज करो का जो अभियान था, वो सनातनियों ने एक साथ स्नान होता है। केवट साहब अगर नाव का है तो पंडित जी भी साथ में हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो दलित समुदाय जाति नहीं कोई पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता और साथ में मिलकर ईश्वर की स्तुति में अपने को नतमस्तक करते हैं। यही महाकुंभ का जो जिस्ट है, उस जिस्ट को कोई मर्म को समझ नहीं पाया। लोग गए वहां पर, वीआईपी कल्चर में गए, 100 लोगों की सेना लेकर गए थे, 11 डुबकी लगाई, सम्मानित है हमारे, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जब दिल्ली में वैसे लोग कहते हैं कुंभ के मेले में बहुत सारे लोग खो जाते हैं, हालांकि कुंभ में खोया पाया का वहां पर वो लगा हुआ है कैंप, लेकिन दिल्ली के चुनाव में जो दिल्ली का महाकुंभ था चुनाव का, उसमें 2 लड़के उत्तर प्रदेश के खो गए। एक लड़के कह रहे थे कि वो नेशनल हेराल्ड के घोटाले के आरोपी हैं, तो दूसरे उत्तर प्रदेश के लड़के कह रहे थे कि ये शराब घोटाले के ये आरोपी हैं। ये दोनों मिलेंगे, अलग होंगे, वो उनका अपना कार्य है। लेकिन मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि जब आपने 11 डुबकियां लगाई थी, तो कम से कम यमुना मैया में आप साथ में हाथ पकड़ के एक डुबकी तो लगा लेते। आप नहीं लगाए क्योंकि आपने वादा नहीं पूरा किया, और वादा नहीं पूरा किया तो निश्चित रूप में जनता ने आपको नकार दिया। ये जो बजट है, ये वादों को पूरा करने वाला है। क्रमशः हर जगह पर एक छोटे छोटे वादों का, जनजातियों के संबंध में देखिए, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का चलाया है। अगर आपने देखें तो 24,100 करोड़ रुपया का जो बजट रखा गया है, वो न्याय महाअभियान पीएम जनमन के लिए रखा गया है। अगर आप देखें कि अत्यंत जो पिछड़े जनजाति समूह हैं, उनको जो लंबे समय से उनको उपेक्षित रखा गया था, उनके लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं ये हमारी सरकार ने बनाया है। और शायद पहली बार ये जो जनजाति गौरव दिवस है, उसको मनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं कह सकता हूं कि ये ग्रामीणों के लिए, जनजाति के लिए, दलित महिलाओं के लिए, ये नौजवानों के लिए स्टार्टअप को भी दुगना बढ़ा दिया है। आज मुद्रा लोन को भी दुगना कर दिया है, रोजगार का सृजन करने वाला है। तो वहीं चमड़ा उद्योग में एक नई क्रांति लाने के लगभग 22 लाख नौकरियों का सृजन करने वाला है। तो अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो तमाम प्रकार के एआई, उसके ऊपर भी तमाम पैसा का बजट का प्रावधान किया गया है। हर तरफ ये चौमुखी विकास का, अगर इसको मैं देखूं तो ये हमारे जो लक्ष्य हैं वो मिलेंगे, महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर इसमें कोई बहाना ढूंढता है कोई कि हमने उस समय था, नहीं हुआ, आपको ये करना चाहिए था, निश्चित रूप में हमको जो करना चाहिए था हम कर रहे हैं। हमने तो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक जनजातीय विकास मिशन को शुरू किया है। उद्यमिता के लिए हमने वोकल फॉर लोकल को शुरू किया है। हमने आवासीय विद्यालयों के माध्यम से 1,25,000 आदिवासी बच्चों की गुणवत्ता की शिक्षा को हमने आगे लिया है। हमने 10 वर्षों में, हमारी सरकार ने 10 से 30 नए मेडिकल कॉलेज जो है आदिवासी क्षेत्रों में खोलने का निर्णय लिया है। श्रीमान, शायद यही वेदना थी और यही वेदना बजट के राष्ट्रपति महोदया के भाषण के पहले दिन दिखाई पड़ी। आदिवासियों के लिए भाजपा सरकार योजना लाएगी, दलित के लिए भाजपा सरकार योजना लाएगी। एक बड़े नेता, मैं फिर से, क्योंकि वो सदन के नेता नहीं है, प्रतिपक्ष नेता होंगे, लेकिन उनका जोश इतना रहता, सदन में खुद तो सोते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति महोदया भाषण करती है तो कहती उबाऊ भाषण था। एक आदरणीय जो खुद बहुत अमीरी का जीवन जी रही है, वो पुअर लेडी कहती है, सुस्त लेडी या थकी हुई लेडी बताते हैं।
कौन थका इसका निर्णय आप करेंगे? एक संवैधानिक पद पर आसीन एक उच्च पदस्थ आदिवासी महिला के संबंध में इस प्रकार के वक्तव्यों का मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में यह शर्मनाक है। और यही नहीं, एक उन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं, बंगाल से आते, पहले नेता थे उनके, कहते हैं ये राष्ट्रपत्नी के रूप में उनको संबोधित किया। आप अपमान की कौन सी सीमा पर ले जाना चाहते हो? एक नेता जो कभी उनके साथ रह के उनका पूरा का पूरा वो लेते हैं, झूठ का एक पुलिंदा लेकर उनके बारे में कि ये राम मंदिर नहीं गई, ये वहां नहीं गई। अरे आपको क्या पता भाई, माननीय राष्ट्रपति महोदया तो आज कुंभ में स्नान कर रही हैं। यही भारत की सनातन संस्कृति है। और अगर उनके बारे में पता करना तो सर्च कर लेना। ये धर्म को वो प्रदर्शन नहीं करती, वो वास्तव में अगर देखा जाए तो मई 2024 में हमारी राष्ट्रपति महोदया राम मंदिर गई थी और उन्होंने सरयू का स्नान भी किया था, वहां पर पूजा भी की थी, महाआरती में शामिल भी हुई थी। आपको जानकारी नहीं है। आप तो आरोप इसलिए लगाते हैं जिसमें आप भेद पैदा करें, ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये अनुसूचित, ये दलित, ये इनको बांटो, इनको अलग करो और फिर राज करने की परिकल्पना करो। ये कुंभ में चले जाएंगे तो कुंभ में ये सब आपस में मिलकर एक साथ कैसे हैं? इसलिए इनका जो दुश्मनी था, मैं दुश्मनी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो वो किसी और पे नहीं था, वो कुंभ पे और सनातन पर था, इसलिए कि सब आपस में मिल क्यों रहे। ये दुख की घड़ी आ जाए इसकी तलाश में भटक रहे थे। इनकी जो गिद्ध दृष्टि है वो एक दुखद घटना की तलाश में भटक रही थी, और एक घटना होने के बाद में जिस तरीके से शर्मनाक बयान लगाए गए वो मैं समझता हूं कि उचित नहीं थे। आज समय बदला है मानवर, और इस बदले हुए समय में मैं समझता हूं कि आज ये जो हमारा बजट है, ये बजट एक नई दिशा दृष्टि की तरफ बढ़ रहा है। और इसकी दिशा दृष्टि को मैं इसलिए कहूंगा कि इसमें अटल इनोवेशन मिशन से लेकर नेशनल क्वांटम मिशन तक की इसमें उपलब्धता है। इसमें विजन है एआई और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने से लेकर डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने तक की। इसमें एक सोच है 10,300 करोड़ के ऐतिहासिक निवेश के साथ इंडिया एआई मिशन, यानी भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के परिदृश्य को क्रांतिकारी रूप में बदलने के लिए भारत को तैयार करने का। मानवर ये बजट शोध और नवाचार, जिसको आप कहते हैं कि रिसर्च एंड इनोवेशन के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहा है। ये ऐसे नहीं, अटल जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, अटल जी ने उसमें एक जोड़ा जय विज्ञान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, और जय अनुसंधान के साथ आज ये तमाम नवाचारों के लिए आज हमारे वित्त मंत्री जी ने तमाम इसमें प्रयोग करने के लिए धन का आवंटन किया है। शायद यही परिणाम था कि जो वैक्सीन का उत्पादन भारत ने स्वयं कर डाला, और वैक्सीन का उत्पादन करने के साथ साथ 120 देशों को भारत ने उसकी संपूर्ति की। अब भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब वो याची नहीं है, ये भारत अब दाता बनके 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना की तरफ तेज गति से अपनी आर्थिक यात्रा को पूरा कर रहा है। और मान्यवर, मैं कहूंगा कि आज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की तरफ, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ाने की तरफ, और अगर कहा जाए निजी भागीदारी से रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन के साथ साथ 20,000 करोड़ के निवेश की तरफ बढ़ रहा है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा जो भारत है वो नवाचार और अनुसंधान की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। शायद यही विकसित भारत 2024 की परिकल्पना, 2047 की परिकल्पना है। नारी जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हमने बहुत सारी ये कविता की लाइन को समय समय पर प्रयोग किया है, इसका उल्लेख किया है। लेकिन ये क्यों किया? क्योंकि उस समय की व्यवस्था थी, नारी जो आधी आबादी की हकदार थी उसको अधिकार नहीं मिला था। उस नारी के अत्याचारों की बाढ़ थी, शिक्षा नहीं थी, तमाम कुरीतियों की शिकार थी वो। उसके पास में अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ने की कोई उपाय नहीं थे।
तमाम रूढ़िवादिता से घिरी हुई वो नारी के बारे में शायद उस समय आज से 50 साल पहले कि ये उक्तियां कि नारी जीवन है तेरी, वो यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी, नहीं। आज के मोदी जी के भारत में, प्रधानमंत्रित्व काल के भारत में अब नारी जीवन है तेरी कहानी नहीं है। अब नारी के जीवन में ना आंसू है न पानी है, नारी के जीवन में उमंग है, उत्साह है, आगे बढ़ने की परिकल्पना है। और यही कारण है कि आज मान्यवर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बाल विवाह की मुक्त के भारत अभियान, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये लखपति दीदी योजना, ये नारी शक्ति वंदना अधिनियम, और इनके साथ साथ अगर आप देखो तो 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान, और इनके साथ साथ 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। 1 करोड़ और 15 लाख महिलाएं इस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। यही भारत है, यही भारत की अर्थनीति है, यही भारत का प्रबंधन है, यही भारत का स्वराज्य है। और मैं कहना चाहता हूं कि 6 महीने में जो आगे जो है कि जो बीते 6 महीने हैं, ये इसमें 50 लाख महिलाओं ने इस लक्ष्य को प्राप्त भी किया है। मान्यवर बहुत सारी चीजें, मैंने तो एक उक्ति बताई, एक कविता की लाइन बनाई। मैं लखनऊ का हूं और लखनऊ में एक शायर हुए थे, मशहूर शायर मजाज लखनवी। उन्होंने कहा कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अब वो आंचल से वो परचम लहरा रही है। आज वो गृहिणी नहीं है, आज वो फाइटर प्लेन को चलाने वाली भी बन चुकी है, आज वो नेतृत्व करती भी है, तो आज वो राजनीति में भागीदारी भी कर रही है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर ने पूरे विश्व को भारत का विश्लेषण करने के लिए मजबूर किया है। मान्यवर मैं कह सकता हूं कि आज जो जहां प्रधानमंत्री जी ने, जैसे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि राजकुमार राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनके बारे में कहते हैं कि राजकुमार राम को भगवान राम का बनाने का कार्य जनजातीय समाज ने किया था। आज उस जनजातीय समाज के उन्नयन के लिए जिस प्रकार से काम किया है, मैं समझता हूं कि ये अद्भुत है। और तमाम विश्लेषणों पर अगर देखा जाए तो आज ये 70 साल के बाद भी आज भारत अपने आगे बढ़ने की जो कगार पर चला है, वो है हमारे देश का संविधान। और शायद संविधान ने जो कहा था कि हमारे यहाँ का सब निचले स्तर के लोगों का उन्नयन हो, तो आज मध्यम श्रेणी के लोग जो आज 8वां वेतन आयोग बना है, आज उनको रेपो रेट कम करने के बाद लोन की सीमा बढ़ेगी, वो बचत करेंगे। आज जो जिस प्रकार से उनको ये 12 लाख रुपए तक का आयकर की सीमा से वो मुक्त हुए हैं। मैं समझता हूँ खर्च जब बढ़ेगा तो ये जो सीमाएं हैं, वो लाभ हैं, वो भारत की विकासशीलता में आगे बढ़ेंगे। मैं आदरणीय विद्युत जन यहाँ से लापता हो जाते हैं, रोज ही हो जाते हैं। आज क्या है, ये पूरे भारत के परिदृश्य से लापता हैं। मैं उनको कहना चाहता था, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लकीर दूसरों की छोटी करने में क्यों लगे रहते हो? कभी आपने लकीर को बड़ा करने की क्यों नहीं सोचा? मोदी जी कहते नहीं है, करते हैं। और शायद यही कारण है कि जो लक्ष्य का निर्धारण नहीं भी था, उस लक्ष्य के निर्धारण के साथ आज हमारा जो प्रकल्प है वो तेजी से बढ़ा है। मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो महंगाई की दर है वो 10 वर्षों से 5.1% रही। आदरणीय चिदम्बरम जी चले गए, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपने क्यों नहीं किया? आपके पास तो अवसर था, आपने नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जब मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में या उसके पहले महंगाई की दर 10 वर्षों में 5.1 रही, जबकि मनमोहन काल में ये दर करीब 8.2% थी। महंगाई की दर 10 वर्षों में इस समय भारतवर्ष की 5.1 है। ये अद्भुत है। और विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ चुका है। आपके समय तो 619 अरब डॉलर था, आज ये जो विदेशी मुद्रा भंडार जो है आज हमारे समय 619 अरब डॉलर बन गया है, जबकि आपके समय 292 डॉलर था जो कांग्रेस शासनकाल था। आज हम कह सकते हैं कि आज बेरोजगारी की दर जो घटी है, 2018-19 में ये 5.8% थी, आज ये 3.2% ये हो चुकी है 2022-23 में।
और मान्यवर, जो हमारा आज का जो क्रम है, मैं समझता हूं कि चाहे वो भारतीय रेलवे हो, भारतीय रेलवे ने तो अद्भुत काम किया है, हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट का है अद्भुत काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति ने एक क्रांति लाई है, सभी भाषाओं को सम्मान मिलेगा। आज आप शोध सभी भाषाओं में कर सकते हैं, 14 से अधिक भाषाओं में आप परीक्षाएं दे सकते हैं। शिक्षा ने अभूतपूर्व काम किया है और गृह मंत्रालय ने एक लाइन खींची है। लोग कहते थे कि आप तो झूठा वादा करते हैं, लेकिन क्या हुआ, 70 साल की समस्या 70 मिनट में 1, 2, 3 हो गया और पता चला कि धारा 370 और 35 एक गायब हो गया। आज कश्मीर में सुशासन है, आज कश्मीर अच्छा आगे बढ़ रहा है और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज रीजनल ट्रेन का युग है। हवाई अड्डे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, रेलवे, वाटरवे, हाईवे, बुलेट ट्रेन, सुधार हाईवे, ऐतिहासिक सुधार ये जो हाईवे में है, ये सारा कुछ एक अद्भुत दिखाई पड़ता है। मनवर में नागपुर गया था चुनाव में, मैं देख के अचंभित था, क्या काम किया था माननीय मंत्री महोदय ने कि नीचे सड़क है, ऊपर पुल है और उसके ऊपर मेट्रो है। ये भारत आज चुनौती दे रहा है उन विकसित राष्ट्रों को जो डेवलपमेंट प्रोसेस में अब हमारी बराबरी, हम उनकी बराबरी तो कर चुके हैं, हम उनको पछाड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, ये हमारा जो एक लक्ष्य है, मैं कहूँगा कि आज जो हमारा ये बजट है, ये तमाम उपलब्धियों को लाने वाला न केवल है, बल्कि इस बजट के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि हम आज उन बारीकियों को भी देख रहे हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था कि हम एक संवैधानिक व्यवस्था वाला भारत देखेंगे। एक संस्कृत भाषा को वो लाना चाहते थे। जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने संस्कृत भाषा पढ़ी भी थी, लेकिन उस समय की सरकार कांग्रेस ने नहीं लाने दिया था। आज कमरुद्दीन उस समय के एक भाषा समिति के व्यक्ति थे, उन्होंने संस्कृत को भाषा में लाने के लिए संसद में भाषण दिया था, लेकिन उस सरकारों ने उस सब चीजों को नहीं किया था। आज शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस मैं इसको समाप्त करता हूं। आज फिर से लिए गए हमारे फैसले विकसित भारत की नींव रखेंगे, एक ऐसा भारत जो आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीकी रूप से आगे हो, जहां तरक्की